Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about classical equation of wave motion. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम तरंग गति के चिरसम्मत समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। In today's lecture, we will discuss about wave and wave motion, wave equation of plane progressive wave and the classical equation of wave motion। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम तरंग तथा तरंग गति, तरंग समीकरण, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण एवं तरंग गति के चिरसम्मत समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, wave and wave motion। तो सबसे पहले तरंग तथा तरंग गति। Now wave and wave motion। A pulse is a single disturbance moving through a medium from one location to another। एक विस्पंद एकल विक्षोभ होता है जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। So here we are showing a pulse। यह एक विस्पंद है। The repeating and periodic disturbance that moves through a medium from one location to another is known as waves। पुनरावृत्ति वाले तथा आवर्ती विक्षोभ जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं तरंग कहलाते हैं। तो जो सिंगल डिस्टरबेंस होगा जो मीडियम में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव करता है वो हमारा पल्स होगा। तो एकल विक्षोभ जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है वह विस्पंद होगा। Whereas the repeating and periodic disturbance that moves through a medium from one location to another is known as waves। जबकि पुनरावृत्ति वाले तथा आवर्ती विक्षोभ जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं वे तरंग कहलाते हैं। Now there are two types of waves। First one is mechanical wave। तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार की तरंग यांत्रिक तरंग है। The wave which propagate through a medium and the substance of medium is mechanical wave। वे तरंगें जो माध्यम में से तथा पदार्थ से निर्मित माध्यम में से गुजरती हैं यांत्रिक तरंगें कहलाती है। It means those waves which require material medium is known as mechanical wave। अर्थात वे तरंगें जिनके संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है वे यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, उदाहरण के लिए ध्वनि तरंग। तो चूंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साउंड वेव कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम, सो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। अतः ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होगी। एंड द सेकंड वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तथा दूसरी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। द वेव which do not require any medium for its propagation is electromagnetic wave। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव, एक्सरेज एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए सूक्ष्म तरंगें या माइक्रोवेव, एक्स किरण या एक्सरेज आदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। सिमिलरली लाइट वेव इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम। इसी प्रकार प्रकाश तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, क्योंकि प्रकाश तरंग के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। These waves can travel through vacuum। ये तरंगें निर्वात में से भी गुजर सकती हैं। So light wave is electromagnetic wave। अतः प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वेव मोशन, तरंग गति के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन, वन इज ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तरंग गति दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग गति तथा द्वितीय प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग गति होती है। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव मोशन, अनुप्रस्थ तरंग गति। If the particles of the medium vibrate about their mean positions in the direction perpendicular to the direction of disturbance, then the wave motion is said to be transverse wave motion। यदि माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के परितः विक्षोभ की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंग गति अनुप्रस्थ तरंग गति कहलाती है। If the particles of the medium vibrate about their mean position in the direction perpendicular to the direction of disturbance, then the wave motion is said to be transverse wave motion। यदि माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के परितः विक्षोभ की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंग गति अनुप्रस्थ तरंग गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार, वायोलिन एक्सेट्रा एग्जीक्यूट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। उदाहरण के लिए सितार, वायोलिन आदि में खींची हुई डोरी अनुप्रस्थ कंपन करती है। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होगा? अगर किसी वेव मोशन में
जैसे हम सितार की स्ट्रिंग ले रहे हैं, सितार की खिंची हुई डोरी ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर खींच के छोड़ देते हैं। तो जैसे आप ऊपर खींच के छोड़ोगे, इसमें वाइब्रेशंस अप एंड डाउन होंगे, ऊपर नीचे होंगे। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट about their mean position in up and down. So this motion is transverse wave motion. यह गति अनुप्रस्थ तरंग गति होगी. So this is the transverse wave, and this wave move in this direction, and the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of disturbance. इस तरंग गति में माध्यम के कण ऊपर नीचे अर्थात विक्षोभ की गति की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ होगा, तो ये सुरंग और ये गर्त होगा। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में या ट्रांसवर्स वेव में मीन्स अनुप्रस्थ तरंग में हमको सुरंग तथा गर्त मिलेगा, ट्रांसवर्स मोशन में क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेंगे। And the distance between two successive crust or two successive trough is known as wavelength. तथा दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। And the maximum displacement of the particle from its mean position is amplitude. तथा मध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। The next one is longitudinal wave motion, अनुदैर्ध्य तरंग गति। So ट्रांसवर्स वेव मोशन में मीडियम के पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशन थे वो हमारे अप एंड डाउन थे, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे, और यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, ये विक्षोभ की गति की दिशा में होंगे। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, देन द वेव मोशन इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। यदि माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के परितः विक्षोभ की गति की दिशा में कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंग गति अनुदैर्ध्य तरंग गति कहलाती है। The vibrations set in a clamped rod by pulling it along its length is longitudinal wave motion. यदि किसी सिरे पर बंधी हुई छड़ को हम उसकी लंबाई के अनुदिश खींचकर छोड़ दें, तो उसमें जो कंपन होंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, अनुदैर्ध्य होंगे। सो दिस इज longitudinal wave. In this wave we have compression and rarefaction. तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होंगे या संपीड़न तथा विरलन होंगे। तो कंप्रेशन में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जबकि रेयरफैक्शन में इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो संपीड़न में कणों के मध्य की दूरी कम हो जाएगी, जबकि विरलन में कणों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। क्रमागत दो संपीड़न के मध्य की दूरी या दो विरलन के मध्य की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। So in this wave, these are compression and whereas it is rarefaction. तो यह संपीड़न है
जबकि यह विरलन है। नाउ वेव इक्वेशन, तरंग समीकरण। सो वेव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज एनी फील्ड, हेल्महोल्ट्ज के अनुसार किसी क्षेत्र में F इक्वल टू डेल फाई प्लस डेल क्रॉस ए एंड डेल डॉट ए इक्वल टू 0. So del dot A or divergence A equal to 0 and F equal to gradient of phi plus curl A, क्योंकि डेल फाई का मतलब ग्रेडियंट फाई एंड डेल क्रॉस ए का मतलब कर्ल ए होगा। हियर फाई इज स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ, यहां फाई एफ का अदिश विभव है, वेयर एज वेक्टर ए इज द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ एफ, जबकि ए एफ का सदिश विभव है। For acoustic wave in a solid, phi represents the longitudinal wave and satisfies the equation delta 2 phi by delta x2 plus delta 2 phi by delta y2 plus delta 2 phi by delta z2 is equal to 1 upon v square delta 2 phi by delta t2। ठोस में ध्वनिक तरंगों के लिए फाई अनुदैर्ध्य तरंग को दर्शाता है तथा यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो फाई हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहां v अनुदैर्ध्य तरंग का वेग है। नाउ डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा x2 प्लस डेल्टा 2 बाई डेल्टा y2 प्लस डेल्टा 2 बाई डेल्टा z2 is del square. So this equation will be del square phi is equal to 1 upon v square delta 2 phi by delta t2. Here v is the velocity of longitudinal wave, यहां v अनुदैर्ध्य तरंग का वेग है। For transverse waves, अनुप्रस्थ तरंग के लिए, अगर वेव हमारी ट्रांसवर्स है या अनुप्रस्थ है तो क्या होगा? फॉर ट्रांसवर्स वेव डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू -1 अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा 2 ए अपॉन डेल्टा t2। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए डेल क्रॉस ए इक्वल टू -1 by v square delta 2a upon delta t2. Here v is the velocity of transverse waves, यहां v अनुप्रस्थ तरंग का वेग है। If no force is acting on acoustic wave and wave passes through infinitely long homogeneous medium, then wave equation, यदि ध्वनिक तरंग पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है तथा यह तरंग अनंत लंबाई के समदैशिक माध्यम में से गुजरती है, तो यह समीकरण होगी डेल स्क्वायर फाई is equal to 1 upon v square delta 2 phi upon delta t2. Here v is the rate of propagation of wave or wave velocity, यहां v तरंग के संचरण की दर है या v तरंग का वेग कहलाता है। If wave propagate only along x direction, it means it is one dimensional motion. यदि तरंग केवल x दिशा में
संचरित होती है, अर्थात यह तरंग की एक विमीय गति है, then delta 2 phi upon delta x2 is equal to 1 by v square delta 2 phi upon delta t2. So वन डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये होगा. So this is the equation of motion for 1D for a wave propagating along x direction. तो x दिशा में गति करने वाली तरंग का समीकरण हमारा ये होगा. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का सामान्य हल होगा phi इक्वल टू f1 vt माइनस एक्स प्लस f2 vt प्लस एक्स. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको phi की वैल्यू मिलेगी. अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये, और अगर वेव हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो हमको ये मिलेगा. और यहां पर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, व्यापक हल निकाल रहे हैं, इसलिए phi का मान हमें ये प्राप्त होगा. हियर f1 एंड f2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस. यहां f1 तथा f2 स्वच्छ फलन है, and f1 vt minus x and f2 vt plus x are equations of wave propagating along plus x direction and minus x directions respectively, तथा f1 vt minus x एवं f2 vt plus x धनात्मक x दिशा में एवं ऋणात्मक x दिशा में गति करने वाली तरंगों के समीकरण हैं. तो हमारा उस वेव का इक्वेशन है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है या धनात्मक x दिशा में संचरित होती है, जबकि ये उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो ऋणात्मक x दिशा में संचरित होती है या नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है. Now, equation of plane progressive wave. समतल प्रगामी तरंग का समीकरण. So, equation of plane progressive wave. समतल प्रगामी तरंग का समीकरण. A wave which travels continuously in a medium in the same direction without any change in its amplitude, or a wave which displaces energy permanently is called a progressive or a traveling wave. एक ऐसी तरंग जो माध्यम में से एक ही दिशा में या समान दिशा में बिना किसी आयाम में परिवर्तन किए हुए सतत रूप से गति करती है, या एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा को स्थायी रूप से डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है, प्रगामी तरंग कहलाती है. तो प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव क्या होगी? एक ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में बिना किसी एम्पलीट्यूड में चेंज किए हुए मीडियम में से कंटिन्यूअस ट्रेवल करती है, माध्यम में से सतत रूप से अब एक ही दिशा में अपने आयाम में बिना किसी परिवर्तन के गति करती है, प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है या प्रगामी तरंग कहलाती है. लेट ए पार्टिकल
at any time t be at p. This particle was initially at x equal to 0. माना एक कण t समय पर बिंदु P पर है। यह कण प्रारंभ में x इक्वल टू 0 पर था। क्या हमारा डायग्राम, यहां पर किसी टाइम t पर पार्टिकल पॉइंट P पर है और ये पार्टिकल इनिशियली मीन्स व्हेन t इक्वल टू 0 it was at point O, that is at x equal to 0. यही कण प्रारंभ में अर्थात t इक्वल टू 0 पर बिंदु O पर था, अर्थात x इक्वल टू 0 पर था। सो y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। y t का फंक्शन होगा, समय का फलन होगा। दिस वेव विल रीच at a point x distance apart from O after time t equal to x upon v। यह तरंग बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर t इक्वल टू x अपॉन v समय के पश्चात पहुंचती है, क्योंकि वेव वेलोसिटी या तरंग का वेग हमने v माना है। एंड अगर आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी अपॉन वेग, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो t इक्वल टू x अपॉन v। एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p will be same as that at t equal to 0। किसी समय t पर कण p का विस्थापन वही होगा जो कि t इक्वल टू 0 पर था। तो t इक्वल टू 0 पर मीन्स इनिशियली जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, कण का विस्थापन था, वही विस्थापन पुनः हमें किसी समय t के पश्चात मिलेगा। सो y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी, तो y का मान ये होगा। सिमिलरली फॉर ए वेव ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो अभी हमने जो लिया था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे। इसी प्रकार यदि तरंग माइनस एक्स दिशा में गति करती है तो यहां पर हम x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं। सो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी। सो y इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी। सो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव मूव करेगी उसका समीकरण है, जबकि ये जो तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा में गति करेगी उसका समीकरण है। नाउ अगर हम जनरल इक्वेशन लें, व्यापक समीकरण लें, तो क्या होगा। सो जनरल 1D इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, अतः एक्स दिशा में गति करने वाली एक विमीय तरंग का व्यापक समीकरण होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। सो y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस एफ ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी। तो हमने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव मूव कर रही थी उन दोनों वेव को हमने ऐड कर दिया है, दोनों तरंगों को हमने जोड़ दिया है। सो जनरल 1D इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन विल बी दिस वन। तो एक्स दिशा में गति करने वाली तरंग का व्यापक समीकरण होगा y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस एफ ऑफ t प्लस एक्स अपॉन वी, और y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो y x तथा t का फलन होगा। नाउ क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन,
तरंग गति का चिरसम्मत समीकरण। So classical equation of wave motion. Let the displacement of a wave moving in x direction at any time t, माना किसी समय t पर x दिशा में y इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, जो अभी हमने लिया था। Now, if we differentiate this equation with respect to position और with respect to x, यदि हम इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलित करें तो क्या होगा? डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू f का डिफरेंशियल f डैश x, सो f डैश t माइनस एक्स अपॉन वी। नाउ t माइनस एक्स अपॉन वी का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का हो जाएगा 0 एंड माइनस 1 अपॉन वी कॉन्स्टेंट और x का 1, सो डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई वी एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो वो क्या होगा? डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, एफ डैश का हो जाएगा एफ डबल डैश, सो एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी। सो माइनस 1 अपॉन वी ऑलरेडी था, एक माइनस 1 अपॉन वी और आएगा, सो माइनस 1 अपॉन वी इंटू माइनस 1 अपॉन वी विल बी 1 बाई वी स्क्वायर। सो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू 1 upon v square f double dash t minus x upon v. Now, if we differentiate this equation with respect to time, यदि हम इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो वो क्या होगा? डेल y बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी और इसका t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, सो डेल y बाई डेल टी की वैल्यू हमको ये मिलेगी और वापस अगर इसका आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। नाउ यहां से अगर हम एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी निकालें तो वो क्या होगा? माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, सो एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स और इस इक्वेशन से एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी डेल वाई बाई डेल टी है तो इसकी जगह डेल वाई बाई डेल टी रखो, सो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। सो ये डेल वाई बाई डेल टी हमने रख दिया है, इट मीन्स डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, कण का विस्थापन था, इट मीन्स डेल वाई बाई डेल टी रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल वेलोसिटी, अतः डेल वाई बाई डेल टी कण का वेग होगा एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, v तरंग का वेग है एंड डेल वाई बाई डेल एक्स इज द स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व और स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, तो डेल वाई बाई डेल एक्स वाई एक्स वक्र का ढाल है। सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? इट शोज दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। यह समीकरण यह दर्शाती है कि कण का वेग इक्वल टू माइनस तरंग का वेग इनटू वाई एक्स वक्र का ढाल होगा। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, अब यहां से v स्क्वायर को इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी एंड एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी डेल टू वाई बाई डेल टी टू था, तो यहां पर हम डेल टू वाई बाई डेल टी टू लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर हमने डेल टू वाई बाई डेल टी टू रख दिया है
So del 2y by del t2 is equal to v square del 2y by del x2 and it is classical wave equation. यह चिरसम्मत तरंग समीकरण है and it is also known as differential equation of wave motion. यह तरंग गति का अवकल समीकरण भी कहलाता है. So this is classical wave equation or it represents the differential equation of wave motion. तो यह चिरसम्मत तरंग समीकरण है तथा इसे हम तरंग गति का अवकल समीकरण भी कहते हैं. इन जनरल व्यापक रूप से y टेंड्स टू साई, y को हम साई लिख देते हैं. सो क्लासिकल वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, अतः एक विमीय चिरसम्मत तरंग समीकरण होगा डेल टू साई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू. तो y की जगह हमने साई लिख दिया है, सो हमको डेल टू साई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू मिला है. नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है फॉर 3D त्रिविमीय गति के लिए. तो अगर थ्री डायमेंशनल इक्वेशन आप लोगे तो साथ में हमारे पास में y एंड z का फैक्टर भी आ जाएगा. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सो डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टू बाई डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड टू साई. तो यहां पर हमने डेल्टा टू बाई डेल्टा वाई टू एंड डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड टू और जोड़ दिया है और साई अपनी पोजीशन पर है. तो ये इक्वेशन हमने अगर थ्री डायमेंशन में लिखें तो हमको ये मिलेगी और इसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं. तो डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई और दिस इक्वेशन विल बी डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू. हियर डेल स्क्वायर इज डेल्टा टू बाई डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड टू एंड दिस इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर. इट इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर. यह लाप्लासियन संकारक कहलाता है. सो क्लासिकल इक्वेशन अगर हम थ्री डायमेंशन में लेंगे, यदि हम चिरसम्मत समीकरण त्रिविमीय रूप में लिखें तो हमको ये समीकरण प्राप्त होती है. सो हियर वी एंड आवर सेशन. सो गुड बाय.